हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब हर पेपर में आप देख चुके होंगे कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं और इस बार भी इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही। ये बिल्कुल पक्का है कि इस बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही। देखिए हम क्या क्या इसमें देखेंगे वो मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ। उद्योग, संसाधन, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, नदियों के में क्या क्या होता है, जो हिमनद के कार्य, नदियों के कार्य, शैल और खनिज। तो इन चीजों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी जो टॉपिक्स और हैं जिससे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं वो टॉपिक्स भी मैं आपको कल अपलोड करूंगी। तो आज हम ज्योग्राफी के इन टॉपिक्स को देखेंगे। ये टॉपिक से बार बार आता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रही हूँ हमेशा कि बहुत अच्छे से आपको इन टॉपिक्स को समझना है। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ डिटेल से, और ये कहीं और से नहीं बल्कि एनसीईआरटी के बुक से ही ये टॉपिक्स मैंने लिए हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमें जो भी पढ़ना है एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। चाहे आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी के लिए कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे सही एनसीईआरटी ही माना जाता है। एनसीईआरटी में जो लाइन दिया गया हो उसी को सही मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी के लिए ही पढ़ना है, कहीं और से हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, बहुत सारे बुक्स होते हैं सीटेट के लिए, बहुत सारे बुक्स होते हैं, लेकिन कहीं और से कभी तैयारी मत करना, आप एनसीईआरटी से पढ़ो। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे होंगे आप उनसे एक बार पूछना, वो भी एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं, क्योंकि वहां भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, उसी को सही मान के चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा उद्योग टॉपिक। ठीक है, उद्योग टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। ये बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। उद्योगों का वर्गीकरण है सबसे पहले, कि उद्योगों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं उद्योग टॉपिक में क्या है। उद्योगों का वर्गीकरण क्या है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उद्योगों का वर्गीकरण निम्न में से किस तरीके से नहीं किया जाता। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कच्चा माल हो, आकार हो, स्वामित्व, ठीक है, ये हो, और एक और कोई चीज दे दिया हो। तो हमें ये याद रखना है कि उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। कच्चा माल के आधार पर कि कच्चा माल कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सो आकार के आधार पर कि उद्योग बृहत आकार का है या फिर छोटा आकार का है। और तीसरा होता है स्वामित्व, यानी कि किसका अधिकार है। स्वामित्व का मतलब वही होता है किसका अधिकार है उस पर। तो ये होते हैं उद्योगों के वर्गीकरण, किस तरीके से किया जाता है। कच्चा माल, सबसे पहले क्या होता है कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग होते हैं। याद रखिए, जो उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से, खनिज से, समुद्र से और वन से। तो उद्योग होते हैं किस तरीके के, बहुत सारी हमारे खाने की चीजें होती है, बिस्किट हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से ही हमें प्राप्त होता है। तो कृषि आधारित उद्योग हो गया वो उसका कच्चा माल। जो भी बिस्किट है या फिर पाव रोटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, ब्रेड, और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, उसका कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से। ठीक है, लोहा, हम कोई छड़ लगा रहे हैं अपने मकान में, हमारा मकान बन रहा है, वहां पे हम छड़ लगा रहे हैं, तो वो छड़ जो लोहे का छड़ होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, उसका कच्चा माल क्या हो जाएगा, खनिज। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग होगा। समुद्र से भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे पेट्रोलियम भी निकाला जाता है समुद्र से, मोतियां निकाली जाती है, बहुत सारी चीजें समुद्र से प्राप्त होती है, उसका कच्चा माल समुद्र से प्राप्त हो रहा है। वन आधारित उद्योग भी होते हैं, जैसे औषधियां, लकड़ियां, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वन से। तो इससे जो चीजें बनती है वन आधारित उद्योग है। तो वही उद्योगों का वर्गीकरण कैसे, कहाँ कहाँ तीन तरीके से किया गया है, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। और कच्चा माल कौन कौन सा होता है, कृषि आधारित उद्योग होगा, खनिज आधारित उद्योग होगा, समुद्र आधारित उद्योग होगा और वन आधारित उद्योग होगा। ठीक है, अब देखिए कृषि आधारित उद्योग, इसी में बहुत सारे, अब एक एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उद्योगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, वनस्पति और जंतु आधारित उद्योग का याद रखिएगा, जो पशुपालन भी कृषि में ही है। कृषि चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रही थी थ्योरी में, तब मैंने आपको बताया था जो पशुपालन है, कृषि का मतलब क्या होता है, फसल उगाना और पशुपालन, ये दोनों ही चीजें कृषि में आता है। ठीक है, दोनों ही चीजें कृषि कहलाती है। तो कृषि आधारित उद्योग में क्या है, वनस्पति और जंतु आधारित उद्योग, ये सभी कृषि आधारित उद्योग, जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। तो बेटा ये आ सकता है, इसमें मान लीजिए ये आ सकता है कि चर्म उद्योग किसके उदाहरण है। चर्म उद्योग यानी कि जो चमड़े से मवेशियों के या फिर जीव जंतुओं के चमड़े से कोई सामान बनाया जाता है। तो चर्म उद्योग कौन से उद्योग का उदाहरण है, तो चर्म उद्योग कृषि कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। क्लियर हो गया। वैसे ही खाद्य उद्योग आ सकता है, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन, ये किस उद्योग का उदाहरण है, तो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। अब आएगा हमारा खनिज आधारित। खनिज आधारित मैं बता चुकी हूँ, इसका खनिज उद्योग एक प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों से कच्चे माल के रूप में
रूप में करते हैं, मतलब खनिज अयस्क को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करता है, ठीक है। जो इन उद्योगों का उत्पाद होता है अन्य उद्योगों को बनाने में इससे सहायता प्रदान करता है। अब एक खनिज आधारित उद्योग क्या क्या होता है, ये क्या है, मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल डिब्बे बनाने में, ठीक है। मशीन बनाने में जो लौह अयस्क, लोहे का इस्तेमाल कहाँ होता है, मशीन बनाने में, भवन निर्माण में यानी कि मकान बनाने में, और रेल के डिब्बे बनाने में, ये सब में क्या होता है, लोहे का प्रयोग होता है। तो ये सभी कहाँ से होते हैं, खनिज आधारित उद्योग से मिलते हैं। तो आ सकता है आपको कि रेल डिब्बे बनाने का जो उद्योग है, ये उद्योग कैसा उद्योग है, तो खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। अब है समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग देखिए क्या है, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण। मछली से जो तेल बनाया जाता है, तो मछली कहाँ पे पाया जाता है, समुद्र से ही निकालते हैं, नदियों में ही है, लेकिन नदियों में उतनी मछलियां नहीं होती जितनी समुद्र से होती है। तो समुद्र से जो निकाल के मछलियों से तेल बनाया जाता है, मछलियों के तेल जो बनाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, समुद्र आधारित उद्योग, ठीक है। अब है वन आधारित उद्योग। तो देखिए लुगदी, जिससे कागज बनाया जाता है, ठीक है। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित है। भवन निर्माण क्या होता है कि उसमें भी लकड़ियों का फर्नीचर, और भवन निर्माण, फर्नीचर लकड़ियों से बनता है, भवन निर्माण में जो घर बनाते हैं उसमें भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे क्या है, ये वन आधारित उद्योग के उदाहरण है। क्लियर हो गया कि कौन सा उद्योग किसका उदाहरण है। तो बिल्कुल एक एक चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। अब है उद्योगों का क्या होता है, आकार के आधार पर भी वर्गीकरण। ये तो हम देख चुके, ऊपर क्या हो गया, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। कच्चा माल हमारा क्लियर हो गया, कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण किया गया। अब तीसरा क्या है, हमारे आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर क्या होता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग, ठीक है। दो ही तरह के होते हैं। लघु आकार के या तो छोटा हो सकता है उद्योग, या फिर बहुत बड़े पैमाने पे उद्योग हो सकता है। लघु आकार के उद्योग जो होते हैं वो कुटीर उद्योग होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बनाना, और जो गांव में लोग करते हैं या फिर शहर में भी करते हैं, लघु, एक फैमिली के लोग कर सकते हैं या एक दो फैमिली के मिलके लोग कर सकते हैं, उसे लघु आकार के उद्योग कहते हैं। अब बृहत आकार के उद्योग क्या होता है, जो बृहत आकार का उद्योग होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी और निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, जैसे रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रयण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है, और ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने का उद्योग है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको भी याद रखना है कि कौन सा किस तरह का उद्योग है। लघु उद्योग कौन सा है, रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रयण उद्योग, यानी कि जैसे कि मान लो कि गन्ने से गुड़ बनाया जा रहा है, ये लघु उद्योग में आता है, ठीक है। लघु आकार के उद्योग में आता है। वहीं पे जो ऑटोमोबाइल या भारी मशीनों का निर्माण जो हो रहा है वो क्या होता है, वो बृहत आकार के उद्योग में आता है। क्लियर है। अब है स्वामित्व के आधार पर, जो तीसरा हमारा उद्योगों के वर्गीकरण में, पहला क्या था, कच्चे माल के आधार पर, दूसरा आकार, और तीसरा है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब क्या होता है कि किसका किसका अधिकार है, ओके, किसका अधिकार है, उस तरीके से हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग और सहकारी क्षेत्र का उद्योग, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग और सहकारी क्षेत्र का उद्योग। तो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग क्या होता है कि जो, देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकरण किया गया। किस तरह किया गया, निजी क्षेत्र राज्य स्वामित्व यानी कि जिस पर राज्य का अधिकार हो, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकरण किया गया है। किसका, स्वामित्व के आधार पर उद्योग में कितने हो गए, निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, इस तरह से वर्गीकरण किया गया है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो अब क्या है, निजी क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह करता है। जो निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अपना, यानी कि हम या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उसका संचालन कर रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, टोकरी बनाना तो हो सकता है एक फैमिली के लोग या एक दो फैमिली के लोग करते हैं, तो वो हो जाएगा निजी क्षेत्र का उद्योग, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, ठीक है। जो राज्य स्वामित्व या अथवा सार्वजनिक क्षेत्र एक ही होता है, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, एक ही होता है। तो सार्वजनिक, आपको पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो सार्वजनिक जहाँ पे आएगा उसका वो काम कहाँ से होता है, सरकार के द्वारा होता है। सार्वजनिक का मतलब होता है सबके लिए, तो वो काम कहाँ से होगा, सरकार के द्वारा होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कौन करता है, सरकार के द्वारा होता है,
ठीक है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। ये नाम भी आ सकता है बेटा कि ये किस तरह के उद्योग है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है। क्लियर है। अब है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, तो यह स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं उसका स्वामित्व और संचालन क्या होता है, राज्य और व्यक्ति दोनों मिलके करते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण क्या है, मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद आ गया सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र का उद्योग स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा किया जाता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग में क्या होता है, संचालन कौन करता है, कच्चे माल का उत्पादक यानी कि जो कच्चे माल का उत्पादन कर रहा है, या पूर्तिकार और कामगार दोनों मिलकर सहकारी क्षेत्र के उद्योग कर सकते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपकरण के उत्तम उदाहरण है। तो बेटा ये उद्योगों से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है। अभी उद्योगों से और भी है। देखो, उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हम कहीं पे कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं, मान लो आप कहीं पे कोई उद्योग स्थापित कर रहे हो, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, भूमि। ठीक है। कहीं पे हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं, हवा में तो हम बना नहीं सकते बिल्डिंग, हमें भूमि चाहिए होता है। सबसे पहले हमें भूमि चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है। और भूमि से भी पहले हमें पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, तभी तो हम जमीन खरीदेंगे और उस पर बिल्डिंग बनाएंगे। तो भूमि चाहिए, पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है। बिल्डिंग बनाने के लिए हमें पानी चाहिए। उसके बाद क्या है, विद्युत यानी कि बिजली चाहिए। ठीक है। श्रम यानी कि मजदूर चाहिए। कच्चा माल, अब हम उद्योग कर रहे हैं, तो उद्योगों को मतलब किसी भी चीज का, मान लो कपड़े का उद्योग स्थापित कर रहे हैं, कपड़े का मिल बना रहे हैं, तो हमें कच्चा माल चाहिए ना, कपास चाहिए, तो कच्चा माल चाहिए होता है। फिर क्या होता है, परिवहन यानी कि गाड़ियां, जो कि एक जगह से दूसरी जगह कच्चे माल को लाएं हमारे फैक्ट्री में, और फिर फैक्ट्री में बने हुए सामान को कहाँ पे ले जाएं, बाजार में ले जाएं। ठीक है। कहाँ पे ले जाएं, बाजार, तो बाजार की भी जरूरत पड़ेगी। और तीसरा होता है संचार। संचार का क्या होता है कि हमारी बातें, जो हमारे फैक्ट्री में जो चीजें हो रही है, उससे दूसरों तक बताया जाए, दूसरों को समझाया जाए, तो संचार की आवश्यकता है। तो ये है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, या निम्न में कौन से नहीं है, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्षेत्र किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र किसे बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे उद्योग एक साथ होते हैं और सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसे औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं मृदा। मृदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है हर बार, और आएगा बेटा। जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, बिल्कुल इससे क्वेश्चन आएगा, तो इसे बहुत अच्छे से आपको समझ के पढ़ना है। वैसे मैं आपको थ्योरी सारा ही करा चुकी हूँ। याद रखिएगा, 6 क्लास के टॉपिक्स में इसमें लेकर नहीं आई हूँ कि 6 क्लास का मैराथन क्लास में ले चुकी हूँ। 6 की पूरी 6 का वीडियो है, करीब 1.5 घंटे का वीडियो है वो, और पूरी 6 क्लास की ज्योग्राफी उसमें कवर है। तो उसकी इसमें 6 क्लास का टॉपिक नहीं है। 6 क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसको डिटेल में ही मुझे दोबारा से बताना था, और वो मैं आपको करा चुकी हूँ मैराथन में। तो वो आप वो मैराथन जरूर देख लें एक बार। अभी भले ही आपके पास 1 दिन है, 2 दिन है, लेकिन वो जरूर देख लें। ठीक है। बस देखिए, उसको समझिए। आप पहले से कर चुके हैं, मुझे पता है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। अब बस रिवीजन वर्क होना है आपका। तो रिवीजन वर्क में हम इसी तरह से रिवीजन करते हैं कि बस हम सुन रहे हैं चीजों को। ठीक है। सुनना है हमें चीजों को। अब देखिए, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण। मृदा निम्नीकरण क्या होता है, मृदा निम्नीकरण होता है कि जब मिट्टी हमारी खराब होती है, उसका कट के बहना, या फिर मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाना, यही है मृदा निम्नीकरण। ठीक है। अब इसके संरक्षण के उपाय क्या क्या है, मल्च बनाना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा कि मल्च बनाना क्या है। मृदा निम्नीकरण को रोकने का उपाय है। मृदा संरक्षण है, क्या है, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दिए जाते हैं। बिल्कुल एक एक चीज को समझना है। अब क्या होता है, मान लो कि पौधे हैं, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, इसके बीच की जो जमीन होती है उसे ढक दिया जाता है जैव प्रवाल से। मतलब कि जो जैव प्रवाल होता है, या तो पत्ते हो सकते हैं, या फिर जो वैसे प्रवाल होते हैं, उससे ढक दिया जाता है उस भूमि को, ताकि तेज हवा के कारण वो मिट्टी उड़े ना। ठीक है। तो ये होता है मल्च बनाना। इससे क्या होता है, मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। आर्द्रता यानी कि जो उसमें नमी होती है वो रुकी रहती है, वो तेज सूर्य की रोशनी से सूखती नहीं है, और आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है। तो मल्च क्यों बनाया जाता है, मृदा की आर्द्रता को रोक के रखने के लिए। मल्च मल्च बनाना क्या है, मल्च बनाना कैसे बनाते हैं कि दो मतलब कि जहां पे बहुत सारे पौधे लगे हैं, उनके बीच के जमीन को ढक दिया जाता है अनावरित प्रवाल से।
ठीक है, क्लियर है। अब देखिए और भी इसमें है, ये तो पहले हम ये देख रहे हैं मल्च बनाना। अब है वेदिका फॉर्म। इससे बेटा एक ना एक जरूर आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझिए वेदिका फॉर्म क्या है। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, मतलब तीव्र ढालों पर। देखिए ऊपर जो हम देख रहे हैं ना इस तरह के, ये होते हैं वेदिका फॉर्म। ठीक है, ये वेदिका फॉर्म लिखा हुआ है, ये है। समुच्चय रेखीय जुताई क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो ऐसे होगी जुताई, फिर इधर से ये भी जो पहाड़ों के ढलानों पे ही समुच्चय रेखीय जुताई भी बनाई जाती है, और वेदिका फॉर्म भी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वेदिका फॉर्म कहाँ पे बनाया जाता है, तो समतल जमीन पे नहीं, पहाड़ों पे। समुच्चय रेखीय जुताई कहाँ की विशेषता, ये भी पहाड़ों पे ही बनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से जुताई करेंगे तो क्या होगा, पानी का बहाव रुक जाएगा। ठीक है, पानी का बहाव रुक जाएगा। पानी अगर एक लाइन में है, मान लो कि ऐसे ही पूरी जुताई कर दी जाती तो क्या होता, पानी वहां से गिरता सीधे नीचे चला जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी रुक के ऐसे कर देते हैं, इस तरह से जुताई की जाती है तो पानी का बहाव रुक जाता है। ठीक है, तो ये होता है समुच्चय रेखीय जुताई और वेदिका फॉर्म। देखिए क्या है, वेदिका पे हम चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। ठीक है, इस इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। वेदिका फॉर्म से क्या होता है, मृदा अपरदन कम होता है, पृष्ठीय प्रवाह यानी कि जो पानी का धार बहुत तेजी से बहता है तो वो कम होता है। समुच्चय रेखीय जुताई भी बता चुके, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं से के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध है। समुच्चय रेखीय जुताई किसके लिए किया जाता है, कि ढाल से जो पानी नीचे बहता है उसके लिए प्राकृतिक अवरोध है, अवरोध करने के लिए समुच्चय रेखीय जुताई की जाती है। क्या है, मैं ऊपर फोटो में आपको बता चुकी हूँ। अब है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला ये दिख रहा है आपको, एक कतार में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, एक कतार में पेड़ लगाए गए ना, इसी को कहते हैं रक्षक मेखला। ये हमेशा कहाँ होता है, तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में, जहां बहुत तेज हवा चलती हो, या तटीय प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए। पवन की गति बहुत तेज होती है तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में, तो वहां पवन की गति रोकने के लिए रक्षक मेखला यानी कि एक कतार में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और ये भी क्यों है, मृदा आवरण को बचाया जा सके, ताकि मृदा के अपरदन को बचाया जा सके। तो बेटा ये भी क्लियर हो गया। अपरदन का मतलब याद रखिएगा, अपरदन का मतलब होता है काटना। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अपरदन और निक्षेपण। यही जरूरी नहीं है कि आपको ये पूछ लेगा अपरदन क्या है, निक्षेपण क्या है। कई बार आ जाता है कि मतलब कि बाढ़ के कारण जो गाद जमा हो जाता है, जो बाढ़कृत मैदान है, वो किसका उदाहरण है, तो वो निक्षेपण का उदाहरण है। ठीक है, अपरदन का मतलब होता है काटना, निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमा करना। अब बाढ़ वाले मैदान में क्या होता है, पानी जब बह के आती है तो वहां पे वो गाद को छोड़कर वहां पे एक मैदान सा बन जाता है और पानी सूख जाती है, तो उसको क्या है, निक्षेपण। वो छोड़ रहा है ना, जमा कर रहा है, तो निक्षेपण होता है। तो अपरदन और निक्षेपण भी बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझना। और यहाँ से भी एक नए क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। अब देखिए आगे क्या है, समुच्च रेखीय जो रोधिकाएं। समुच्च रेखीय रोधिकाएं क्या है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं को के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। ठीक है, तो समुच्च रेखीय रोधिकाओं में क्या होता है, खाइयां बनाई जाती है। आगे है चट्टान बांध। चट्टान बांध क्या है, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। सारे ही चीजें हैं जो मृदा को मतलब कि मृदा संरक्षण के लिए है। फिर बीज की फसल। बीज की फसल में क्या है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है। ठीक है, अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर मतलब एक ही कतार में लगाई जाती है, उसको कहते हैं बीज की फसल उगाना। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा बेटा। ये जो भी है मृदा के संरक्षण के उपाय क्या है और किस किस तरीके से, मतलब मल्च बनाने में क्या होता है, वेदिका फॉर्म क्या है, समुच्च रेखीय जुताई क्या है, रक्षक मेखला क्या है, समुच्च रेखीय रोधिकाएं क्या है, चट्टान बांध क्या है, और ये बीज की फसल उगाना क्या है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देखना है। चलिए अब आगे देखते हैं संसाधन। संसाधन टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं बेटा वही टॉपिक्स लेके आई हूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं हर बार, जिससे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलता है, और इस बार भी आएगा पक्का। अगर ये वीडियो आप कर लें तो आपके 10 नंबर तो पक्के हैं। ठीक है, पक्का ही है, 10 तो नहीं, मान लीजिए कि 8-9 नंबर तो आपको पक्का है। अगर ये वीडियो आप देख लें तो ज्योग्राफी के 8-9 नंबर आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। और साथ के साथ अगर मेरा उधर का वीडियो भी आप देख लें, 6 क्लास, 10 नंबर मान लो इससे आ गया तो आपके 10 मतलब कि 5-6 नंबर 6 क्लास से भी आ जाएंगे। ये 6 7th और 8 दोनों के टॉपिक्स हैं इसमें। तो मान लीजिए कि आप दोनों ही, ये वीडियो और 6 क्लास का जो मैं आपको करा चुकी हूँ मैराथन, वो दोनों वीडियो देख लेंगे तो ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए संसाधन के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन है क्या। तो संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होता है, संसाधन होता है कि हमारे
यानी कि हम जिन चीजों को यूज करते हैं, यानी कि जो हमारे इस्तेमाल में आता है वो सभी संसाधन है। ठीक है, जो भी हमारे इस्तेमाल में आता है वो सभी संसाधन है। हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। ठीक है, तो हर चीज क्या है, संसाधन है। अब संसाधन के प्रकार क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो यहीं पे मैं आपको बताती हूँ प्राकृतिक संसाधन क्या है। जो चीजें हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होती है। ठीक है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होती है और अधिक संशोधन के बिना हम उसका उपयोग कर पाते हैं। यानी कि जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो सभी प्राकृतिक संसाधन है। जैसे नदियां, झीलों का पानी, हवा। ठीक है, हम सांस लेते हैं, वायु, नदियां, वायु, झीलों का पानी, मृदा यानी कि मिट्टी, मृदा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। पहाड़, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। हवा मनुष्य नहीं बना सकता, नदी मनुष्य नहीं बना सकता, झील का पानी भी मनुष्य नहीं बना सकता, मिट्टी मनुष्य नहीं बना सकता, खनिज मनुष्य नहीं बना सकता। तो ये सभी क्या है, ये सभी, पहाड़ भी मनुष्य नहीं बना सकता। तो ये सब क्या है, ये प्रकृति के द्वारा हमें मिला है। तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन है और ये सभी हमारे इस्तेमाल में आता है, सभी हमारे यूज में आता है। दूसरा है हमारा मानव निर्मित। मानव निर्मित संसाधन क्या है, वो सभी चीजें जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, ये लैपटॉप, फोन, बहुत सारी चीजें हम जो देख रहे हैं, मकान, पेपर्स, और भी जितने चीजें आपके आसपास जो दिख रहा होगा, जो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, वो सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। और तीसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन याद रखिएगा, मनुष्य खुद अपने आप में एक संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन को माना गया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मानव संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है। तो किसी भी संसाधन को अपने इस्तेमाल के लायक बनाने वाला कौन है, मानव है। इसलिए मानव संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। ठीक है, तो ये 3 संसाधन आपको समझ में आ चुका होगा। अब है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसके नाम भी आपको याद रखने, कौन कौन से संसाधन नवीकरणीय है। बिल्कुल इससे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है हर बार, इस बार भी आएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वो सभी संसाधन जो हमें बहुत जल्दी दोबारा प्राप्त हो जाता है, वो नवीकरणीय संसाधन है। जैसे देखिए, कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अब सौर ऊर्जा में क्या है, हर दिन सूर्य की रोशनी तो आएगी, हर दिन सूर्य तो दिखेगा हमें, तो सौर ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। हवा हमेशा ही चलता है, तो पवन ऊर्जा भी हमेशा ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन, अगर इसका हम लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो इसका भंडार कम हो सकता है, भंडार प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। जल, मृदा और वन, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन इसमें क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, इसमें मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता और ये हमें प्राप्त हो सकता है बहुत जल्दी, मतलब तुरंत ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन जल, मृदा और वन, इसका अगर हम लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो ये अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में जा सकता है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जो हमें प्राप्त हो जाता है, मतलब जो हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है, शीघ्रता से नवीकृत हो जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसका भंडार सीमित होता है। याद रखिएगा, अनवीकरणीय संसाधन का भंडार सीमित होता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मतलब अनवीकरणीय संसाधन का भंडार सीमित होता है, एक बार अगर वो खत्म हो गया तो उसे बनने में हजारों साल लगते हैं। मतलब कि हमारी एज से ज्यादा टाइम लग जाता है उसे बनने में, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, संसाधन से क्वेश्चन आता ही आता है। जो भी टॉपिक्स मैं आज करा रही हूँ इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपको करना है। अब क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब ये प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कैसे, किस चीज पे निर्भर करता है, तो भूभाग, जल मतलब जमीन किस तरीके से है, पहाड़ी है, पठारी है, मैदानी है, जलवायु, ऊंचाई जैसे बहुत सारे भौतिक कारकों पे निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे एक आया है संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, वही उसी को क्या कहते हैं, संसाधन का भंडार। अब हम देखेंगे मानव निर्मित संसाधन, जो याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन में आता है। मानव निर्मित संसाधन बता चुकी हूँ, वो सारे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, पुल, सड़क, मशीन, ये तो आप आराम से कर लेंगे कि ये सारे क्या होते हैं, मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है। अब देखिए हमारा क्या हो गया,
मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है ये। क्या है? प्रौद्योगिकी भी एक मानव। अब मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन क्या है? मानव निर्मित संसाधन होता है प्रौद्योगिकी। मानव संसाधन क्या है? यानी कि मनुष्य खुद भी एक संसाधन है, हम खुद भी एक संसाधन है। मैं बता चुकी हूँ, हर मनुष्य अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य भी हमारे, हर मनुष्य चाहे कोई भी हो, किसी न किसी तरह से हमारे काम में आता ही है। देखिए, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल आपको समझ लेना है, क्योंकि ये जहां भी चीजें को थोड़ा सा ब्रैकेट में हाईलाइट करके बताया गया, वो चीज हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मानव संसाधन का तात्पर्य किससे है? लोगों की संख्या और योग्यता, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही चीजों से मानव संसाधन का तात्पर्य है। मनुष्य खुद में एक संसाधन है। क्लियर है? अब देखिए, जो दो चीजें, अब देखिए ये भी आता है कि मानव संसाधन को बहुमूल्य, मानव संसाधन को बहुमूल्य संसाधन माना जाता है, लेकिन इसे बहुमूल्य संसाधन बनाता कौन है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर हम शिक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो बहुमूल्य संसाधन हमें कौन बनाता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। यही दोनों मनुष्य को बहुमूल्य संसाधन बनाता है। ओके। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मानव संसाधन विकास क्या है? तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन, यानी कि अधिक 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 संसाधनों के निर्माण करने के लिए लोगों के कौशल में सुधार, यानी कि लोगों को ट्रेनिंग देना। मतलब संसाधनों के निर्माण में लोगों को ट्रेनिंग देने, जैसे कि मेडिकल की शिक्षा होती है, टीचिंग होती है, टीचिंग की मतलब बीएड होता है, और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग कराते हैं लोग। तो इन कौशलों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसे मानव संसाधन विकास कहते हैं। यानी कि मानव के संसाधन का, यानी कि मानव का विकास किया जा रहा है, उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास किया जा रहा है। ठीक है। अब है संसाधन संरक्षण। बेटा, संसाधन संरक्षण, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। मतलब कि क्वेश्चन बनते ही है ये दो टॉपिक जो हमारे संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन दोनों को हमें अच्छे से समझना है। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। ठीक है। संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, यह है संसाधन संरक्षण। और दूसरा सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का उपयोग करने की संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। यानी कि जहां पे भविष्य की बात आ जाए या आने वाली पीढ़ी की बात आ जाए कि उनके लिए भी संसाधन को बचा के रखना, वो है सतत पोषणीय विकास। सतत मतलब एक सदी के बाद कई सदियों तक उसका विकास होता रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग करे, या जहाँ पे भविष्य की बात आ जाएगी वो क्या होगा? सतत पोषणीय विकास। और जहाँ पे सतर्कता पूर्वक उपयोग और नवीकरण के लिए समय देने की बात आएगी, वो होगा संसाधन संरक्षण। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों एक ही चीज जैसे लगते हैं, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है। भविष्य के लिए मतलब संसाधनों का हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें, और भविष्य के लिए भी उसे बचा कर रखें। ये सतत पोषणीय विकास है। और संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, नवीकरण के लिए, फिर से बनने के लिए समय देना, सतत पोषणीय विकास है। ठीक है। अब देखिए है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का गिरना और उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। क्या है? दिन में 2 बार, नियम से दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना उठना ज्वार कहलाता है और गिरना भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतक स्तर तक आती है, उसे भाटा कहते हैं। क्लियर हो गया ज्वार भाटा? अब हम यहाँ देखेंगे बृहद ज्वार और लघु ज्वार। ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ज्वार भाटा में निम्नलिखित कौन सा गलत है या कौन सा सही है? तो याद रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा दोनों के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता है। ओके। इनका जब शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो ज्वार और भाटा आता है। इस तरह की फिगर देकर भी हमसे पूछा जाता है कि ज्वार भाटा ये कौन सा ज्वार है। तो याद रखिएगा, ये जो है ना कि सूर्य यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ, चंद्रमा यहाँ, तो यहाँ क्या हुआ? सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है दो दिशा से लग रहा है ना पृथ्वी पर, तो यहाँ पे लघु ज्वार, जो ऐसी स्थिति होगी तो यहाँ पे क्या होगा? लघु ज्वार। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सूर्य यहाँ, चंद्रमा यहाँ, और पृथ्वी पर मतलब कि इसकी बिल्कुल सीधी किरण, मतलब कि दोनों की एक साथ ही दोनों का क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर जा रहा है। और
तो यहाँ पे क्या होगा, बृहद ज्वार। ठीक है, एक ही जगह पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा से पृथ्वी की ओर जा रहा है, एक तरफ से पृथ्वी की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे होगा बृहद ज्वार। और ये भी जो है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो ये भी बृहद ज्वार। यानी कि बस इतना याद रखिएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे तो बृहद, यानी कि बृहद ज्वार भाटा आएगा। और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अगर एक सीध में नहीं होंगे, अगर ये दिशा हो गई, चंद्रमा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, लघु ज्वार। तो बहुत अच्छे से ये चीजों को आपको समझ लेना है, क्योंकि फिगर बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए लघु ज्वार कब होता है और बृहद ज्वार कब होता है, ज्वार भाटा, तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये भी हमें देखना है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। ठीक है, उच्च ज्वार होता है, आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। याद रखिएगा, पूर्णिमा और अमावस्या ये दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही, मतलब कि एक सीध में होते हैं, तो इस समय क्या होगा, बृहद ज्वार आएगा। तो बृहद ज्वार कब आता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है, बृहद ज्वार आता है। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। ओके, ये देखिए, ये जो स्थिति है, ये अमावस्या की स्थिति है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है, बृहद ज्वार आता है, बिल्कुल याद रखना है। अब क्या है, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में। याद रखिएगा, ये है ना, इसको क्या बोलते हैं कि चतुर्थी बोल सकते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, चांद एवं मतलब कि चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इधर से लग रहा है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इधर से लग रहा है। विपरीत दिशाओं में लगने के कारण क्या होता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, जिसे क्या बोलते हैं, लघु ज्वार भाटा बोलते हैं। तो अपने प्रथम एवं अंतिम मतलब कि चतुर्दशी में के समय जो होता है, उस समय क्या होगा, लघु ज्वार। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बृहद ज्वार भाटा आता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक स्थिति और बनती है। ओके, ये वाली स्थिति जो होती है, इसमें क्या होता है कि अगर ये स्थिति होगी तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और इस स्थिति में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सूर्य बीच में इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। याद रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए, उच्च उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक, मतलब कि नाव को किनारे तक लाने में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि उच्च ज्वार के कारण क्या होता है कि नाव अपने आप किनारे तक पहुंच जाता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। तो उच्च ज्वार की विशेषता क्या है, नौ संचालन में सहायक होता है, मछली पकड़ने में मदद करती है, और उच्च ज्वार के कारण क्या होता है, अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। क्लियर है। अब हम देखेंगे वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो हर बार आया है और अब इस बार भी आएगा पक्का। मैं हाँ जो भी टॉपिक लेके आई हूँ, बार बार बोल रही हूँ, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए क्या है वायुमंडल की परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो हम सीरियल नंबर से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है, 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई, जमीन से 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई क्षोभ मंडल की है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में। बादल बनना, बारिश होना, आंधी तूफान, पहाड़, ये सभी कहाँ पे है, क्षोभ मंडल में है। हम कहाँ पे रह रहे हैं, क्षोभ मंडल में रह रहे हैं। ठीक है, हम रह रहे हैं क्षोभ मंडल में। सबसे महत्वपूर्ण परत इसे इसीलिए माना जाता है क्योंकि मनुष्य इसी में निवास करता है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। क्लियर है। माउंट एवरेस्ट पे देखिए पहाड़ है, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये भी क्षोभ मंडल में ही है। तो जो सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, कोहरा बनना, ओला बरसन, ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। दूसरा है, इससे ऊपर है समताप मंडल। दिख रहा है, इसके ऊपर क्या है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। समताप मंडल में देखिए फिगर बना के हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि समताप मंडल की ऊंचाई कितना है, 50 किलोमीटर तक। ओके, 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हमारा समताप मंडल है। अब समताप मंडल की विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता ये है कि नाम से ही क्लियर होता है कि समताप मंडल में तापमान घटता बढ़ता नहीं है, तापमान बिल्कुल समान रहता है। ठीक है, तो ये एक तो इसका हो गई इस मतलब विशेषता। दूसरी विशेषता, हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सा है, समताप मंडल है। ओजोन की परत कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में है। तीन चीजें, समताप मंडल में क्या होता है, तापमान घटता बढ़ता नहीं है, बिल्कुल समान होता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे जो आदर्श माना जाता है, समताप मंडल माना जाता है। ओजोन गैस की जो परत है वो भी कहाँ पे है, समताप मंडल में है। क्लियर है। ओजोन गैस की परत का काम क्या है, सूर्य की हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करते हैं ओजोन गैस की परत। क्लियर है। अब है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल की विशेषता क्या है, ये जो है वायुमंडल की तीसरी परत है मध्यमंडल।
मध्यमंडल की विशेषता देखिए क्या है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जला हुआ दिख रहा है। तो अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो मध्यमंडल में आने के कारण वो वहां पे कुछ ऐसी गैस पाई जाती है जिस कारण वो जल जाता है, जल के ब्लास्ट होता है, जिसे हम लोग टूटता तारा कहते हैं। कहते हैं ना आसमान में कुछ फट रहा हो उसे टूटता तारा कहते हैं। तारा कभी नहीं टूटता। वो क्या होता है कि मध्यमंडल जो उल्का पिंड अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल में आता है वो मध्यमंडल में आने के कारण जल जाता है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आता है, बिल्कुल एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो मध्यमंडल है। अब है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। याद रखिएगा यहाँ पे वायुमंडल, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि वायुमंडल में तापमान घटता है, घटता नहीं है बढ़ता है। तीव्रता से क्या होता है, अत्यधिक तापमान। देखिए वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आयन मंडल किसका भाग है, तो आयन मंडल किसका भाग है, बाह्य वायुमंडल का भाग है। ठीक है। रेडियो संचार, मतलब कि रेडियो संचार की जो होता है वो देखिए इस परत का उपयोग होता है वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर अवतरित होती है, परावर्तित होती है। ठीक है। तो ये है हमारा वायुमंडल। अब सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। ठीक है। सबसे ऊपर क्या है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या है, बहिर्मंडल का देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ वायु की बहुत पतली परत पाई जाती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। याद रखिएगा वायुमंडल बहिर्मंडल में क्या है कि यहाँ पे वायुमंडल की बहुत पतली वायु की बहुत पतली परत पाई जाती है और हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल अच्छे से इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। मैं लिख के दे रही हूँ, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो बहुत अच्छे से हमें समझना है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। मुख्य स्थलाकृति, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मुख्य स्थलाकृति। देखिए जो अपर्दन और निक्षेपण में बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी दिया गया है कि पृथ्वी की सतह के शैलों के टूटने को अपक्षय या अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन एवं निक्षेपण, और निक्षेपण किसे कहते हैं, उसको जमा करने को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन वेनेजुएला, मतलब कि सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, जो दक्षिण अमेरिका में है। एंजल, यहाँ से आप याद रखिएगा एंजल मतलब परी। तो परी बहुत ऊपर रहती है ना आसमान में, हम लोग मानते हैं कि परियां रहती हैं। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात है, जो कहाँ पे है, वेनेजुएला में है, जो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है वेनेजुएला का। ओके। अब देखिए हम ये सारे अपर्दन, देखिए नदी के जल के दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, यानी कि नदी के जल से क्या होता है, जो जलप्रपात होता है इसके कारण क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलप्रपात के कारण क्या होता है। तो जलप्रपात क्या होता है, यहाँ से पत्थरों को तोड़ के नीचे आती है ना, तो क्या होता है, अपर्दन की प्रक्रिया है वो। ठीक है। याद रखिएगा वो अपर्दन की प्रक्रिया है। क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए हम आगे देखते हैं इसी में। देखिए क्या है, विसर्प। ये तो अपर्दन की प्रक्रिया है, इतना बता चुकी हूँ मैं। अब क्या है, विसर्प। ये नदी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं एक एक चीजें आपको क्लियर अभी करूंगी। विसर्प क्या है, तो नदियों का जो ये होता है ना मोड़, ये मोड़ जो होता है, तो ये जो मोड़ है ये विसर्प है। ठीक है। जो सांप की तरह मोड़ हो जाता है इसको विसर्प कहते हैं। तटबंध क्या होता है, जो तटीय इलाका होता है, जिसे मतलब कि बाढ़ के तटीय इलाका होता है उसे तटबंध कहते हैं। जो तट होता है उसे तटबंध कहते हैं। बाढ़कृत मैदान, ये सारे भी मैदान को दोनों साइड से मैदान है, इसे बाढ़कृत मैदान कहते हैं। बिल्कुल तट को क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। तीसरा इससे आता है क्वेश्चन, चाप झील। चाप झील क्या है, जब नदियां बहते हुए नदियों का पानी एक एक जगह जमा हो जाए, नदियां अपनी दिशा को बदल लेती है, उसे क्या कहते हैं, चाप चाप झील कहते हैं। देख रहे हो, नदी पहले ऐसे हो सकता है बह रही होगी, ठीक है, फिर यहाँ पे ये पानी छोड़ के अपनी दिशा को बदल चुकी है, तो इसे क्या, जो पानी का यहाँ पे भाग छूट गया, बिल्कुल यही होगा जो यहाँ पे छूट गया। इसे नदियां अपने पानी का मतलब अपनी दिशा बदल लेती है और उसका कुछ भाग पानी का एक झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही चाप झील कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा। विसर्प लूप भी एक चीज है यहाँ पे कि देखिए विसर्प नदी के इन्हीं मोड़ को विसर्प कहते हैं। विसर्प में बता चुकी हूँ, इसे कहते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। ये जो विसर्प लूप है ना, समय के साथ कट जाता है नदी से और एक अलग झील बना लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको कि विसर्प तटबंध, बाढ़ का मैदान और चाप झील क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। वितरिका,
वितरिका क्या है? तो इसमें क्या होता है, वितरिका जो छोटे छोटे बहुत सारी नदियों के मुहाने जो होते हैं, मुहाने, उसी को वितरिका कहते हैं। क्या है? जिनको वितरिका कहा जाता है। देखिए यहाँ पे समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वितरिका कहते हैं। ठीक है, अगर समुद्र तक जा रहे हैं तो इनका प्रवाह कम हो जाता है, और कम होने के कारण कुछ पानी इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है। तो यही जो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाते हैं, इन धाराओं को ही क्या बोलते हैं? वितरिका, यानी कि वितरण हो गया उनका। ठीक है, यहाँ से याद रखिए, वितरण हो गया। उसके बाद होता है डेल्टा। डेल्टा क्या है? ये तो मुख्य नदी है, यहाँ से इनकी धाराओं में मतलब कि उसकी बहाव का धार कम हो गया, तो उसकी अलग 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 धाराओं में वितरित हो जाती है, इसे बोलते हैं वितरिका। अब डेल्टा क्या है? मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा कहते हैं। मुहानों के अवसादों को, यहाँ पे बहुत सारे वो अवसाद हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो नदियां टूट टूट के बहने लगी है ना, कोई इधर कोई इधर कोई दो अलग अलग साइड, तो यहाँ पे अवसाद यानी कि गाद मिट्टियां जमा हो जाती है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। क्लियर है? अब समुद्र, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि समुद्री गुफा, मैं बता चुकी हूँ, समुद्री मेहराब, समुद्री गुफा। समुद्री गुफा क्या है? देखिए, ये समुद्री तटीय मेहराब होता है, ये समुद्री गुफा है। ये है समुद्री गुफा। क्या होता है कि तरंगे, जब तरंगे उठती है समुद्र से, और ये तरंगों के कारण होता है। यार ये समुद्र में जितनी भी समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, ये क्वेश्चन आता है कि जो समुद्री गुफा है किसके कारण होता है? समुद्री गुफा क्या है? तरंगों के कारण होता है। समुद्र के तरंगों के कारण ही ये सारे काम होते हैं। देखिए, समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय अस्त्राकृतियां बनाती हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण यानी कि तोड़ना और जमा करना के कारण, समुद्री तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण के कारण समुद्र में अस्त्राकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, यानी कि शैल जो समुद्र में होते हैं लगातार टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होते हैं। ठीक है, ये दरार हो जाता है। समय के साथ वो दरार चौड़ी होती रहती, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। मतलब ये दरार चौड़ी हो जाती है, गुफा का रूप धारण कर लेती है, इसे क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। समुद्री गुफा किसका उदाहरण है? समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण का उदाहरण है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें छेद हो जाता है। अब मान लो कि गुफा बन गया, अब यहाँ पे भी तरंगे टकरा रही है, तो एक छेद हो जाता है दोनों साइड, यहाँ से दूसरे साइड जाने का, यानी कि दरवाजे की तरह, तो उसको तटीय मेहराब कहते हैं। मेहराब का मतलब होता है दरवाजा। ठीक है, छत, केवल छत ही रह जाता है, उसे तटीय मेहराब कहते हैं। स्टैक किसे कहते हैं? स्टैक किसे कहते हैं? मान लो कि ये फिर भी तरंगे इससे टकराती जा रही है, पूरा बिल्कुल ही अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया, एक खंबे की तरह ऐसे खड़ा है, तो इसे क्या बोलते हैं? दीवार जैसी इस आकृति को क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। ठीक है, अब है समुद्री भृगु। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु बोलते हैं। जो समुद्री ऊंचे शैलीय तट होते हैं ना, ये सारे, इसी की क्या बोलते हैं? समुद्री भृगु बोलते हैं, शैलीय तटों को। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है, इसे समुद्री पुलीन बोलते हैं। समुद्री पुलीन किसे बोलते हैं? जो तटों पर जो अवसाद, यदि समुद्र से जो पानी बार बार तटों पे आ रहा है और उससे जो अवसाद जमा हो रहा है, जो रेत या फिर जो भी चीजें जमा हो रही है, उसे ही क्या बोलते हैं? समुद्री पुलीन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आ गया हमारा ये हिमनद के कार्य, याद रखिएगा हिमनद के कार्य क्या है। हिमनद से क्या क्या होता है? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हिमनद क्या है? हिमनद हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण भी करती है। हिमनद हिमोड़ क्या है? हिमनद हिमोड़, ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़। हिमनद हिमोड़ क्या होता है? हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित करती है। ये हिमनद हिमोड़ होते हैं, मतलब कि वो एक जगह जमा कर देती है मिट्टियों को, ये से क्या बोलते हैं? हिमनद के द्वारा, यानी कि बर्फ की नदियों के द्वारा, तो उसे हम हिमनद हिमोड़ बोलते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि इससे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें निक्षेपण का उदाहरण कौन सा है और अपर्दन का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा क्या है? निक्षेपण का उदाहरण है, मतलब कि जमा करने का उदाहरण है। ठीक है, अपर्दन का उदाहरण क्या होता है? ऊपर हम पढ़ चुके थे, ये हमारा अपर्दन का उदाहरण है, कट चुका है ना, तो ये अपर्दन का उदाहरण है। चाप झील, जो समुद्री गुफा बनना है, ये भी क्या होता है? अपर्दन का उदाहरण है, क्योंकि ये टूट रहा है। ओके, हिमनद में क्या होता है? हिमनद हिमोड़ किस चीज का उदाहरण है? निक्षेपण का उदाहरण है। अब है शैल और खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। शैल और खनिज, पृथ्वी की प्रकृति अनेक प्रकार के शैलों से बनी है, पता है आपको। पृथ्वी की प्रकृति बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्रकृति बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। ठीक है, शैल अलग अलग रंग के हो सकते हैं, अलग अलग आकार के हो सकते हैं, अलग अलग गठन के हो सकते हैं। अब है शैल के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायंत्रित शैल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा रही, देखिए ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, यहाँ से ज्वालामुखी क्या हो गया?
मतलब ज्वालामुखी कैसे फटता है? जब जमीन के अंदर लावा है, आपको पता है वो लावा जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हम पानी उबालते हैं ना, गैस पे या किसी चीज पे आप पानी रख दो, जलते हुए चीजों पे गैस पे रख दो, चूल्हे पे हम पानी रखते हैं किसी बर्तन में, बहुत उबाल होने के बाद क्या होता है, उसे ढक दो, क्या होगा, वो ऊपर की ओर उठता है पानी। तो यहाँ पे भी यही है, ज्वालामुखी आने का भी यही कारण है, जो पृथ्वी के अंदर जो लावा है, यानी कि आग का जो लिक्विड है, वो बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद ऊपर उठता है। ऊपर उठने के लिए क्या करता है, कहीं से उसे कोई भी छिद्र मिल जाए, उस छिद्र से वो ऊपर आने लगता है। और वो छिद्र कहाँ होता है? ज्वालामुखी पर्वत, इसी से पहचान होता है ज्वालामुखी पर्वत का, कि उससे जमीन के अंदर तक छिद्र होती है। ठीक है, छिद्र से ऊपर उठ के ये जमीन पर आ जाता है, ऐसे निकल के, यहाँ से निकल के जमीन पे आता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, मतलब कि ज्वालामुखी का फटना। तो आग्नेय शैल क्या है? ये लावा, जब कुछ लावा क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत के अंदर पहुंचते पहुंचते ही ठंडा हो जाता है, ज्वालामुखी पर्वत के अंदर ही ये लावा ठंडा हो जाता है और शैल का रूप धारण कर लेता है। और या फिर कुछ क्या होता है, बाहर आके ठंडा होता है और बाहर शैल का रूप धारण कर लेता है। तो इन दोनों को आग्नेय शैल बोलते हैं। ठीक है, जो अंदर ठंडा होकर सेल बन जाता है उसे अंतर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं, जो बाहर ठंडा होकर सेल होता है उसे बहिर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। अब यही सेल जो बाहर ठंडा हो गई, सेल बहुत तेज हवा, ताप और दबाव के कारण एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है, मतलब इधर उधर टूट फट के वो बिखर जाता है, तो उसे अपसादी सेल बोलते हैं। अपसाद का मतलब क्या होता है? बचा हुआ सामान, ये बोलते हैं बचा हुआ टूटा फूटा सामान, तो उसे क्या बोलते हैं? अपसादी सेल। ठीक है, अपसादी सेल बोलते हैं, जो मतलब आग्नेय सेल के बाद क्या होगा? अपसादी सेल। टूट फूट के कई बार, अब मान लीजिए कोई चट्टान, कोई सेल एक जगह से दूसरी जगह लुढ़क रहा हो, तो उसके नीचे हो सकता है कुछ चीजें दब भी गई हो, चीजें मतलब कि कुछ जीव जंतु जल दब जाते हैं ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आ चुका है कई बार, कि जीवाश्म कौन से सेल में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म अपसादी सेल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और अपसादी सेल ही बहुत ज्यादा ताप और दबाव के कारण कांट्रिज सेल में परिवर्तित हो जाता है। कांट्रिज सेल यानी कि अपनी काया में परिवर्तन। ठीक है, तो अपसादी सेल ही क्या होता है? काइंट्रिक सेल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सारे सेलों के बारे में। ठीक है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ओके, द्रवित मैग्मा बता चुके, ठंडा होकर ठोस होता है, इसी प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ठीक है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल होता है और बहिर्भेदी आग्नेय सेल होता है। देखिए, क्या जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, प्रकृति के इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय सेल। अभी मैं समझा चुकी हूँ आपको। उसके बाद अंतर्भेदी आग्नेय सेल। अब इसका उदाहरण, ये भी याद करने की चीज है और बिल्कुल आता है, कि बेसाल्ट, ये क्वेश्चन आता है कि बेसाल्ट किसका उदाहरण है? तो बेसाल्ट बहिर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से बना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर रखिएगा कि दक्कन का पठार कौन से सेलों से बना है? तो दक्कन का पठार बेसाल्ट आग्नेय सेलों से बना है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बेसाल्ट आग्नेय सेलों से बना हुआ पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। ठीक है, उसके बाद होता है अंतर्भेदी आग्नेय सेल, ये भी बता चुकी हूं मैं आपको। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। अब धीरे धीरे ठंडा होने के कारण क्या होता है? ये बड़े बड़े दानों का होता है, तेजी से ठंडा होने के कारण छोटे, अब धीरे धीरे ठंडा होता है तो बड़े दानों वाला होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बड़े दानों वाला आग्नेय सेल कौन सा है? तो अंतर्भेदी आग्नेय सेल, यानी धीरे धीरे ठंडा होने के कारण वो बड़े दानों वाला होता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमारे अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। बेसाल्ट बहिर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। दक्कन का पठार बहिर्भेदी आग्नेय सेल से बना है। और ग्रेनाइट क्या है? अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है, ये बड़े दानों वाला होता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़े दानों वाला सेल किस तरह का सेल हो सकता है? तो वो अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। देखिए, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, इन कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत में बन जाते हैं। इस प्रकार के सेलों को क्या बोलते हैं? अवसादी सेल। बता चुकी हूं मैं आपको। उदाहरण के लिए क्या है? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। ओके, अवसादी सेल का, बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी सेल का उदाहरण है। यहाँ से हमें याद रखना है, सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पे रहते थे, के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म कौन से सेल में पाए जाते हैं? अवसादी सेल में पाए जाते हैं। अब आ गया हमारा कांट्रिज सेल। क्या? आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कांट्रिज सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में चूना पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अधिक ताप एवं दाब के कारण क्या होता है? सेल
कायांतित शैलों में परिवर्तित हो जाता है। और चिकनी मिट्टी किसका उदाहरण है? चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाता है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब किसका उदाहरण है? हमारे कायांतित शैल का उदाहरण है। बेटा ये सारे टॉपिक्स में बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं मेरा, तो ये याद रखिएगा कि आपके 8 से 10 नंबर तो पक्का है। और साथ के साथ आप मेरे मतलब 8 से 10 नंबर आपका पक्का है। और साथ के साथ आप ज्योग्राफी के मेरे जो 6 क्लास के मैंने आपको करवाए हैं, 6 क्लास के जो मैराथन की क्लासेस मैंने ली हैं, अलग अलग वीडियो मत देखिए, वो वीडियो देख लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए, आपके ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन सही होंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। क्योंकि हिस्ट्री जो 6 क्लास की ज्योग्राफी है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कल मैं आपको हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक कराऊंगी। सिविक्स के भी मैं 2 वीडियो मैराथन 2 वीडियो में सिविक्स के अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी जाके आप देखिए। जो भी 1 और 2 दिन है आप लग के रिवीजन करिए। उसमें रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि नया चीज नहीं रटना हमें, ये पुरानी चीजें ही है, मैं रिवीजन ही करा रही हूँ, पुरानी चीजें हैं उसी को रिवाइंड करा रही हूँ मैं। ठीक है, तो इस चीजों को ही बहुत अच्छे से रिमाइंड करते चलिए आप। ओके बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।